Okay, guys. Right. Am I audible to everyone? Yes. Audible. Yes, ma'am. Good. Right. Okay. Right. So we were talking about ecology, guys. वहाँ तक का रिवाइज कर लिया है सबने एक बार अच्छे से. Everyone completed till that point. Right. थोड़ी फील आ रही है सेंटर वाली? क्लासेस याद आ रही है? Yes. Okay, guys. So here we are at the center only. Right. Center ही हैं हम. ठीक है. और वहीं से आपके अब क्लासेस होंगी. देखते हैं soon you people are also going to be here in the center for the classes. Right. Okay, everyone. So, हाँ जी, yes, कुशागर, I'm going to discuss your doubts. मैं डिस्कस करने वाली हूँ भी डाउट्स आपके भी. राइट, तो सबसे पहले बच्चे यहाँ तक कोई भी डाउट. राइट, एल्स आई हैव टू टॉक अबाउट द 2 क्रॉसेस. राइट, 2 क्रॉसेस हैं कुशाग ने कहे हैं कि डिस्कस करने हैं. राइट, सो दीज मॉर्गन क्रॉसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस. राइट, लेकिन उससे पहले किसी को कोई और डाउट? यस गाइस. ओके, नो वन, एवरीवन डन, कंप्लीटेड है सबका आज अच्छे से? गुड. राइट, ओके एवरीवन. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन बच्चे. अब एक क्रॉस है यहाँ पर, मॉर्गन क्रॉस. आप सब मुझे आंसर देते चले जाएंगे बीच में साथ साथ. मॉर्गन क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा मॉर्गन क्रॉस. इसका माइक ऑन है बच्चे. ओके. राइट, जब मॉर्गन क्रॉस की हमने डिफाइन किया था तो मॉर्गन क्रॉसेस में वी हैव टेकन द 2 क्रॉस ए क्रॉस बी, 2 क्रॉसेस किए थे. राइट, क्रॉस ए में क्या क्या लिया था फटाफट से? राइट, यस गाइस, टेल मी द वेरी फर्स्ट थिंग. क्रॉस ए में हमने क्या लिया था और फिर हमने कैसे स्टार्ट किया था? क्विकली. हमको तो गड़बड़ पूरा लग रहा है. ओके. राइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट क्रॉस ए. क्रॉस ए में हमने 2 कैरेक्टर्स लिए थे. वन इज बेसिकली द आई कलर एंड द सेकंड वन इज द बॉडी कलर. राइट, तो एक हमने आई कलर लिया था, एक हमने बॉडी कलर लिया था, 2 कैरेक्टर्स उसके अंदर लिए. राइट, तो अब आई कलर और बॉडी कलर जो आप लेके चले थे. राइट, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन. राइट, ताकि हमें ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए अच्छे से. एक सेकेंड में. Okay guys, screen is visible to everyone, right? Now in this complete we were talking about ecology तो कर ही रहे थे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार ये डाउट वाला पॉइंट देख लें ताकि ये भी क्लियर हो जाए अच्छे से सबको. राइट, तो we were talking about this. Now see everyone, अब हमने आई कलर और बॉडी कलर को जब डिफाइन किया तो आई कलर के लिए हमने क्या कहा था? वी सिंपली से दैट दी व्हेन वी टॉक अबाउट आई कलर. राइट, जब हम आई कलर को डिफाइन करेंगे, राइट, सो वी डिफाइन दैट इट इज गोइंग टू बी द रेड एंड वाइट. ये आया था हमारे पास. राइट, और उसी के साथ साथ सेकंड कैरेक्टर हमने डिफाइन किया था एज बॉडी कलर. और बॉडी कलर हमारे पास क्या आया था? यस एवरीवन, व्हाट वाज द बॉडी कलर? येलो एंड ब्राउन. ब्राउन एंड, पहले वाइट बोलते हैं ना, तो ब्राउन एंड येलो बॉडी ये था हमारे पास. राइट, अब हमने इसमें क्या लिया? वी हैव टेकन द क्रॉस ए. क्रॉस ए जो किया था वो मेरे पास एक टाइप का रेसिप्रोकल क्रॉस है, बिकॉज मॉर्गन के केस में हम क्या लेके चलते हैं बच्चे? राइट, वी से इन द केस ऑफ द मॉर्गन के केस में हम एक ही चीज को डिफाइन करते हैं. राइट, कि वी टेक फीमेल एज अ वाइल्ड टाइप एंड दी मेल एज अ म्यूटेंट टाइप. बट अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? हम रिवर्स लेके चल रहे हैं. इसका मतलब व्हाट वी आर टेकिंग रेड आई ब्राउन बॉडी मेल is going to be crossed with white eye yellow body female. Remember everyone? याद आया ये सबको पॉइंट? राइट, सो ऑन दैट बेसिस अगर हम यहाँ पर क्रॉस बनाते हैं तो वन इज दी एक्स अनदर इज द वाई. और फीमेल के अंदर दोनों क्या बनेंगे? मेरे पास एक्स एक्स बनेंगे. अब यहीं पर लोकलाइज कर देते हैं तो इसमें क्या दे देंगे यहाँ पर? दैट इज दी डब्ल्यू प्लस एंड वाई प्लस. और इसके अंदर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू वाई, क्योंकि ये तो म्यूटेंट टाइप है मेरे पास. राइट, सो अब अगर मैं इसका क्रॉस कराऊं तो मेरे पास जनरेशन कौन सी आ जाएगी बच्चे?
that is called as the F1 generation. Tell me F1 generation क्या आएगी everyone? What's coming up to be the F1 generation? Wild type or a mutant type? F1 generation क्या मिलेगी हमें? Y plus W plus Y, एक second, WY and another one W plus Y plus and this one. ये आ गया. अब आप YW को वैसे भी ले सकते हो जैसे हमने नॉर्मली क्रॉस में किया है. राइट, वी हैव डन कि हमने YW को कैसे लिया है, यहाँ पर पहले Y लिया फिर W लिया, वैसे भी लेके चल सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी टर्न कर सकते हो. तो इट्स योर विश, राइट, कि आपको कैसे उसको समझना है, हाउ यू हैव टू टेक इट. राइट, और उसी के साथ साथ अब आगे अगर करते हैं तो इसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट, अब देखो इसी में फीमेल में डू आई गो फॉर द क्रॉसओवर करूँ. राइट, बिकॉज व्हेन आई गो फॉर द क्रॉसओवर मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएंगे गाइस एवरीवन? W plus Y, WY plus, W plus Y plus and WY. ऐसे ही सेम इसका करूंगी, लेकिन इसमें क्रॉसओवर तो होगा नहीं, राइट, क्योंकि मेल के अंदर Y क्रोमोसोम पे तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. राइट, तो उसके बेसिस पे व्हेन वी विल फॉर्म दी F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन हमारे पास बेसिकली ये 4 आ चुके हैं. ठीक है, तो 4 गेमीट्स के बेसिस पे 4 मेल और 4 फीमेल हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे. Right, so we have the 4 daughters to be there and then we have the 4 male to be there, right, that is son to be there. तो अब मेरे पास इसमें यहाँ पर W plus Y plus W plus Y, WY plus WY, similarly यहाँ भी WY, WY plus W plus Y, W plus Y plus, और हर एक के नीचे यहाँ पर WY. यस एवरीवन, कंप्लीट हुआ यहाँ तक का पॉइंट? राइट, ये समझ आया सबको? नाउ टेल मी, इसमें से पेरेंटल कौन है और इसमें से रिकॉम्बिनेंट कौन है? सबसे पहले तो मुझे वो समझाओ कि कौन सा पेरेंटल है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है. क्विकली, which one is considered to be the parental type and which one is considered to be the recombinant type among these? कौन से मिलेंगे फटाफट से? ये पार्ट नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. फर्स्ट इज पेरेंटल. ठीक है, राइट, अगर हम यहाँ देखें तो हमें ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप एज सच पेरेंटल मिल चुका है. राइट, और पेरेंटल में भी कौन सा आ गया हमारे पास? वाइल्ड टाइप. राइट, लास्ट वाला मेरे पास कौन सा आ गया? दैट इज द पेरेंटल म्यूटेंट टाइप. राइट, लेकिन ये इन बिटवीन वाले मेरे पास कौन से आ रहे हैं? दे आर द रिकॉम्बिनेंट. राइट, अब उन्हें कितनी प्रोजेनी मिली? ही गेट द टोटल 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. ये 8 मेरे पास बेटा पॉसिबिलिटीज आई हैं. मेन इसका इन्फ्रेंस से समझना है. पॉसिबिलिटीज 8 आई हैं और दिखने में मुझे हर एक का प्रोपोर्शन जो है 1/8 लग रहा है. एवरीवन इज कमिंग विद अ प्रोपोर्शन ऑफ 1/8, बट एक्चुअल में अगर मैं इसका रिजल्ट देखती हूँ तो मुझे क्या मिला कि मेरे पास रिकॉम्बिनेंट्स आर कमिंग ओनली फॉर 1.3%. राइट, जो मेरे पास रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे हैं, राइट, दैट रिकॉम्बिनेंट्स कम ओनली फॉर 1.3%, while the parental are going to come for the, right, parental मेरे पास कितने आएंगे बच्चे? रेस्ट ऑफ देम आर बीइंग द पेरेंटल इटसेल्फ. राइट, तो अब उसके बेसिस पे अगर हमने कहा रिकॉम्बिनेंट हमारे पास 1.3% आ रहे, वो कैसे? तो उन्होंने कहा पॉपुलेशन में ये 8 पॉसिबिलिटीज जब आएंगी तो 8 पॉसिबिलिटीज का पूरा आउटकम देखा जाए, पूरा ओवरव्यू देखा जाए, तो वी गेट टू नो कि रिकॉम्बिनेंट्स की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है. right, and due to this complete less amount of the or less number of the recombinants which are being there, right, we state कि हमारे पास recombinant इतने कम है, इसका मतलब ये क्या show नहीं करेगा? there is no independent assortment, right, किसी भी तरीके से कोई independent assortment नहीं होगा, right, और अगर independent assortment नहीं होगा इसका मतलब they are going to show the process of the linkage, but yes frequency कुछ ना कुछ हमें मिली है recombinants की, right, so we cannot say complete linkage, but yes we can say the incomplete linkage. हम incomplete linkage जरूर define कर सकते हैं, right, ये point सबको समझ आया? Everyone got this point, right? कि किस तरीके से mutant type थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है. क्या बच्चे? parental mutant type recessive type. Mutant is a recessive, wild is a dominant, right? तो अगर मैं कहूँगी मेरे पास यहाँ पर कि ये अगर था हमारे पास white eye yellow body तो it is going to be the mutant type. ये मेरे पास mutant. अब समझ आ गया?
राइट. सो म्यूटेंट का मतलब सिंपली व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिसेसिव ट्रेट, उसको हम डिफाइन करते हैं. राइट. अब क्लियर हो गया अच्छे से? कुछ आगे क्लियर है? राइट. अच्छा, इसी का याद है बच्चे सबको? हमने क्रॉस बी भी पढ़ा था. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉस बी, जब हमने क्रॉस बी को डिफाइन किया था तो क्रॉस बी के बेसिस पे हमने कहा था कि रिकॉम्बिनेंट हमारे पास कितने आएंगे? 37.2%. तो इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि रिकॉम्बिनेंट का प्रपोर्शन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दे हैव टू बी इक्वल टू 50% और लेस देन दैट. राइट. एंड मेजरली दे आर लेस देन द 50%. 50% से कम ही होते हैं. राइट. अगर 50% के इक्वल आ गए तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर देंगे, लेकिन अगर 50 से कम आए मेरे पास तो क्या शो करेंगे? सिंपली दे विल शो द इनकम्प्लीट लिंकेज. राइट. और अगर 0% आ गए तो दे विल शो द कंप्लीट लिंकेज. समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट? नाउ द अनदर डाउट इज देयर बाय अभिषेक. राइट. अब देखो ये क्वेश्चन देखो इसके अंदर. राइट. इन अ पॉन्ड, एंड एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से. राइट. इन अ पॉन्ड देयर आर 400 लोटस प्लांट लास्ट ईयर. Although through reproduction 16 new lotus plant are added, taking the current population to 416. Calculate the birth rate. Calculate the birth rate guys and tell me the answer quickly. क्या birth rate होगा इसमें? मुझे क्या response, क्या answer इसका मिलना चाहिए on that account? कैसे निकालते हैं हम birth rate? That is change in the population size divided by initial. करो and tell me the answer. Fine. राइट. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट कम अप टू बी दी राइट 16 एज अ डिफरेंस. राइट. डिवाइडेड बाय 400. तो 16 डिवाइडेड बाय 400. अब देखो 4 नहीं आना चाहिए लवली. 16 डिवाइडेड बाय 400. 100 से तभी मैंने कहा था क्लास में मल्टीप्लाई नहीं करना है. यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. ये मैंने क्लास में 2-3 बार रिपीट की थी बात. राइट. हाँ, फोर्थ ऑप्शन. दैट्स राइट लवली. राइट. तो आपको सिंपल कैलकुलेशन निकाला कि डेल्टा एन डिवाइड बाय दिस, so 16 बाय 400 आंसर आ जाएगा हमारे पास. राइट अभिषेक, कोई डाउट बचे इसमें? यही आंसर आ रहा है? ओके. राइट. यस ईशान. Matthew and Michelson Stahel. अच्छा, Matthew Michelson and Franklin Stahel experiment. Michelson and Stahel experiment. What was the Michelson and Stahel experiment? Right. State me that. Michelson and Stahel experiment किसके बारे में हमने डिस्कस किया था? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जहां हमने कहा था if we will use the heavy isotope of the nitrogen, exactly रिया, when we will use the heavy isotope of the nitrogen, हम N15 को यूज करेंगे. राइट. तो अगर मैंने N15 को लेके बहुत बार और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जनरेशंस के लिए ग्रोथ करा दी तो मेरे पास सारे प्रोजेनीज N15 वाले हो गए. अब मैंने सडनली उसे ग्रो करा दिया N14 वाले मीडियम में. अब अगर N15 को N14 वाले मीडियम में करा दिया तो मेरे पास क्या आ गया? N15 अगर मेरे पास बचे N15 ही रहता, राइट, N15 हमेशा के लिए रहता, तो आई कैन सिंपली से कि मेरे पास अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता, वो कंजर्वेटिव होता, क्योंकि पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी मुझे मिल रही है. लेकिन मुझे पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं मिली, मुझे एक ट्रेट क्या मिला? एक N15 और एक स्ट्रैंड क्या मिला? मुझे N14. दैट्स व्हाई वी टेक इट एज अ सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. इसी वजह से हमने इसको नाम क्या दिया? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. अब समझ आ गया सबको पॉइंट? गॉट दिस थिंग? राइट. हाँ जी, यस ईशान, क्लियर हुआ बच्चे? राइट. तो वापस से आपने N15 N14 वाले को ग्रो कराया, फिर से N14 वाले मीडियम में, तो अब आपकी 2 से कितनी प्रोजेनी हो जाएंगी? 4. और जैसे 4 प्रोजेनी हो गई तो हमने कहा यहाँ पर N15 N14 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 N15. राइट. तो वी हैव द 2 as a light and 2 as the hybrid progenies which are being there with us. Right. Got this point? Good. Right. Any other doubt to anyone? कंप्लीटेड यहाँ तक? और कोई पॉइंट? अच्छा, एक और, वो डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन. डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन को डोमिनेंट जीन इंटरैक्शन भी कहते हैं, लेकिन बुक्स में डुप्लीकेट ही लिखा हुआ है, तो आपको डुप्लीकेट ही याद रखना है. राइट. तो डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन याद रखना है उसको. इट इज कॉल्ड डबल डोमिनेंट एपिस्टासिस आल्सो, राइट, फॉलोइंग द कंप्लीट डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन. ठीक है, जहाँ दोनों जीन्स जो होते हैं सेम इफेक्ट शो करते हैं, एंड इफ वन जीन इज ईदर प्रेजेंट इन द डोमिनेंट विल सेम इफेक्ट लाइक दैट ऑफ द अनदर जीन. राइट. नेक्स्ट वन, टेंडम. टेंडम का मतलब होता है अंको, टेंडम सिंपली मींस दैट वन आफ्टर अनदर. राइट. अगर मेरे पास मान लो एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है डीएनए की यूनिट के ऊपर. अब मैंने 1 के रिपीट करा है, तो आई से 1 का रिपीट 7 तक में कहीं भी लग सकता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब ये रिपीट टैंडम रिपीट होगा. टैंडम रिपीट होगा इसका मतलब 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7. राइट. तो उसी के एकदम बाद, जिसका रिपीट कराना है उसी के एकदम बाद वो कॉपी आपकी एग्जिस्ट करेगी. राइट. दैट इज बीइंग द वन. राइट. Okay, any one of you send the link, right? Send the link in the chat box, in the telegram box, right? Yes, exactly Ashok. Right, complete यहाँ तक done है point अच्छे से, right? और कोई point? मैम coincidence, coefficient of
कोइंसिडेंस एंड इंटरफेरेंस. व्हेन वी विल टॉक अबाउट कोइंसिडेंस एंड इंटरफेरेंस, तो हमने कहा था जब एक क्रोमोसोम पे क्रॉसओवर हो रहा है, तो जब एक क्रॉसओवर अपने आसपास होने वाले क्रॉसओवर की एफिशिएंसी को इनहिबिट करेगा, that is called interference. उसके साथ इंटरफेयर करना, that one crossover inhibit the another nearby crossover, that is called interference. लेकिन कोइंसिडेंस का मतलब एक क्रॉसओवर दूसरे क्रॉसओवर को इनहिबिट नहीं करेगा, रादर उसको अलायंस मिलेगी which is called as a double crossover, राइट, ताकि डबल क्रॉसओवर हो सके. और वही डबल क्रॉसओवर होने को हम डिफाइन क्या करते हैं, कोइंसिडेंस. दैट इज व्हाई वी विल से इंसिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द कोइंसिडेंस. जितना ज्यादा हमारे पास इंटरफेरेंस होगा उतना कोइंसिडेंस कम होगा, क्योंकि डबल क्रॉसओवर उतना ही कम हो जाएगा. इंसिडेंस का मतलब सिंगल क्रॉसओवर होना, डबल क्रॉसओवर ना होना, लेकिन कोइंसिडेंस का मतलब सिंगल नहीं डबल क्रॉसओवर कराना. तो दे आर जस्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अब क्लियर यहां तक? नाउ एनी अदर थिंग? ओके गाइस, राइट, सो स्टार्ट करें अब टॉपिक. और कोई कंसेप्ट और कोई पॉइंट किसी का? एनी स्पेसिफिक डाउट? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. धनंजय, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंट सेट ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट होना, right, which differ in the number of repeats of the VNTR sequences, right, which differ in a single base. उसकी वजह से जो repetitive DNA में change आ रहा है, non repetitive में नहीं, सिर्फ repetitive DNA में जो change आ रहा है, will constitute the presence of an allele with a proportion more than 0.01%, right. Then I'll name that as a polymorphic allele, and we define the whole process as a DNA polymorphism, which become the basis for the DNA fingerprinting, right. जो DNA fingerprinting का main basis हमारे पास CO2 है. Clear? Good. Transformation principle, Rajal, transformation principle में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? That we have the two strains, that is a S3 and R2 strain, where the S3 strain is going to be the one which is virulent, while R2 strain is avirulent, right? तो जब हमने कहा S3 R2 strain हमारे पास present है, तो जब S3 को हम इंजेक्ट करते हैं तो माइस डेड हो जाता है, R2 को इंजेक्ट करते हैं माइस डेड नहीं होता, हीट किल कर देते हैं इसको तब भी माइस डेड नहीं होता, लेकिन हीट किल S3 को जब R2 के साथ मिक्स करके इंजेक्ट करते हैं तो माइस डेड हो जाता है. इसका मतलब there is being the one that the transformation happen, कुछ ना कुछ change हुआ R2 के अंदर, and we get to know that R2 pick up the DNA from the S3 and cause the complete function for the transformation, right? तब हमारे पास बिल्कुल transformation हुआ. That is what we will say as the transformation experiment in the Griffith, but he was not able to conclude the nature of the genetic material. He was only able to conclude that there is something which is getting transferred and that something is a transforming principle, right? That is what the conclusion made out of it. Fine. Okay guys, right, so let's start with the topic now. Share screen तो है ही आपके साथ, right? तो we were talking about this, right? ये हम पार्ट कर रहे थे इसके अंदर. Now let's complete with this. Okay, how are they different, right? ये comparison table देखो यहाँ पर जो धनंजय ने शेयर किया, right? ये comparison table जो हमारे पास ये given है, ये yes अंकुर, comparison table हमने पढ़ा था, one is for the chromosome and other is for the gene. Now the point is how to analyze the difference in between. अब एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है इसके अंदर, right? जो A और B में लिखा है, जो A के अंदर लाइन लिखी हुई है that is occur in the pair, वो B भी होता है हमारे पास. Segregate at the time of the gene gamete formation of a reappear at the time of the zygote formation, वो हमारे पास same gamete और chromosome दोनों करते हैं. यही तो parallelism set किया था ना chromosomal theory of inheritance ने. लेकिन वहीं पर एक point है, independent pair segregate independently of each other, one line. और वही कॉलम बी में देखो, one pair segregate independent of another pair. When I will say independent pair, that is first का पूरा pair, second का पूरा pair, दोनों non homologous है. Both of them are independent with respect to each other. दोनों नॉन आपके यहाँ पर, इन दोनों के दोनों हमारे पर नॉन होमोलोगस है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह वर्क कर रहे हैं, जाके फर्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता सेकंड से, सेकंड को कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड से, राइट? दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ना, राइट? तो दिस इज बीइंग फॉलोड बाय द क्रोमोसोम एक्चुअली. लेकिन अगर वहीं एक क्रोमोसोम पे जीन जो प्रेजेंट है, जो हो सकता है उसी क्रोमोसोम पे जीन के दो पेयर हम लेके चल रहे, एक पेयर हो सकता है अलग क्रोमोसोम पे भी हो, तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर. तो दे मस्ट नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑलवेज ना, right? So we cannot say that a gene is always independent in nature. अब समझ आया पॉइंट सबको अच्छे से, right? So this is what we state over here, guys. Right? Clear है बेटा? Yes, Ankur, done, बच्चा? Good. Right. Yes. Now another question is, a murder have occurred and you are asked to solve it. The police bring you a sample from the crime scene. Believe is the killer's DNA, chemical analysis. You study the presence, study of sample presence, the release of this bunch.
leading to the conclude that the sample is right. अगर यूरेसिल मिल गया बेटा तो यूरेसिल मिलने का मतलब the sample is और थाइमीन भी मिल रहा है, इसका मतलब डीएनए भी और आरएनए भी है, तो sample is probably a mixture of the DNA and RNA, right? क्योंकि दोनों चीजें मिल रही है ना आपको, इसी वजह से, ठीक है, राइट? यस बच्चे, आपने जीन पार्ट में ये कहा बच्चे, राइट? इफ आई विल से, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम से ही बनाती हूँ. Now if I will say over here, let us suppose we are having a chromosome. ये हमारे पास है. This is the first pair. This is the second pair. This is the third pair. If you will do the segregation, if you will do the segregation or separation, तो segregation और separation में first and second segregate from each other but in ratio less than 50%. 50% रिकॉम्बिनेंट आएंगे ना, उससे कम आएंगे क्योंकि लिंकेज शो हो रहा है हमारे पास. लेकिन अगर वहीं पर मैं सेकंड और थर्ड को देखूं एंड फर्स्ट एंड थर्ड को देखूं, राइट, दे आर गोइंग टू सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, राइट? क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे. तो अब यहीं से मुझे समझाओ बच्चे, क्या मैं ये कह सकती हूँ इस स्टेटमेंट के हिसाब से, राइट, कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर पेयर इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? अब समझ आया पॉइंट? यस बच्चे, क्लियर हुआ कंसेप्ट? Right, so this is what we state over here. Yes, chalo, बढ़िया. Okay, everyone. So last time we were talking about the exponential growth curve, right? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में. Let's move forward with this. राइट, जे शेप कर्व याद है सबको? लास्ट टाइम किया था हमने जे शेप कर्व कंप्लीट, राइट? आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एस शेप कर्व करेंगे और पॉपुलेशन वाइंड अप करेंगे, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, एक बार मैं फैन बंद करती हूँ, आवाज बहुत कर रहा है, एक सेकंड. Okay, everyone. Now moving back to the topic, right? Let's start with this. Okay, guys. Now tell me, in the exponential growth curve, the resources are going to be the limited or unlimited resources? क्या हम लेके चलते हैं? Resources क्या होंगे हमारे पास? Limited or the unlimited resources? Space is going to be the limited or unlimited, right? In order to go for the exponential growth curve, right? Unlimited. Very good. Right. We will talk about the unlimited one. राइट, बिल्कुल ठीक है, टेबल बन गई है. वेरी गुड धनंजय. राइट बेटा, अभी चेक करती हूँ, जस्ट वेट. राइट, एक बार ग्रोथ कर्व कंप्लीट करा दूं. नाउ अब इसी के बाद हम इसका सेकंड ग्रोथ कर्व, देखो हमने एक्सपोनेंशियल लास्ट टाइम शुरू किया था, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, राइट? दैट द सेकंड वन
moving to the लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. अब लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हमारे पास क्या है उसको देखेंगे. Just in a condition which is a realistic condition, that is we are going to have the limited resources, we are going to have the limited space. हम limited resources, limited space लेके चलेंगे और उसमें हम अपने मॉडल को स्टडी करेंगे. राइट, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, राइट, दैट्स अ रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल. रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल studying population growth in limited space with limited nutrients. Right, that is the predicted environment. अब जिस एनवायरमेंट में हम मूव करेंगे वो एनवायरमेंट प्रिडिक्टेड है. वी नो अबाउट इट कि ये चीजें हैं और ऐसे हमें इसके बारे में स्टडी करना है. राइट, तो वी हैव द प्रिडिक्टेड एनवायरमेंट. अब प्रिडिक्टेड एनवायरमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? राइट, प्रिडिक्टेड एनवायरमेंट डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ टू पैरामीटर्स. वन इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी and the next is called environmental resistance. अब क्या मतलब है इसका? Let's talk about this. Now, when we talk about the carrying capacity बच्चे, तब हमने कहा carrying capacity का simple meaning कि हमारे पास इतनी capacity means this is the maximum number, right? एक area, एक habitat inhabit कर सकता है इतनी population को, right? That is called carrying capacity. So that's the intrinsic capacity of an area. Capacity of an area to hold maximum size of the population. Size of the population. Right, कि इतना size population का, इतने members को वो harbor कर सकता है, इतने members को वो hold कर सकता है. Right, environmental resistance means all the environmental factors which can limit, जो लिमिट कर सकते हैं, राइट, वो सभी environmental factors, the population growth, right, all the environmental factors which can limit the population growth when increase beyond limit या beyond carrying capacity. अगर मान लो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा चला गया तो उसको रोकना, राइट, उसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे वो सब क्या होंगे? एनवायरमेंटलिज्म. टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ रूम. इस रूम में मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है बैठने की. मैं 100 से चलो 105 तक लेके जा सकती हूँ, लेकिन मैं उससे ऊपर नहीं लेके जा सकती. तो वो उसका क्या हो गया? फिर क्या शुरू हो जाएगा? रेजिस्टेंस, दैट देयर इज नो बेंच लेफ्ट, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट, देयर इज सफोकेशन इन द रूम, राइट, देयर इज नॉट अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, देयर इज नॉट प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द स्टूडेंट्स, देयर इज नो प्रॉपर साइट ओवर द बोर्ड, right, they're not able to understand the teacher. ये सब limitations आ गई. तो ये सब क्या हो गए? ये सब ऐसे factors हो गए जिन्होंने limit कर दिया कि भाई अब इसके beyond उसकी growth possible नहीं है. Right, तो इन्हीं factors को, इन्हीं सभी environmental factors को हम list up करके क्या नाम देते हैं? We name them as the environmental resistance. Right, इसका मतलब मुझे पहले उस room की carrying capacity पता होनी चाहिए, फिर मुझे वो factors पता होने चाहिए जो आगे जाके उसकी growth को किसी ना किसी time पे limit कर सकते हैं. On that ground, we will define this as the whole complete model, which is called as a predicted environmental model, called as a logistic growth model. This point, everyone, right? On this account, अब हमने इसमें कहा, right, कि अब मैंने carrying capacity को signify किया with the symbol which is called as a K, right? एक small k के symbol से मैंने इसे signify किया. राइट, अब ये स्मॉल k का सिंबल हमें क्या समझाता है और कैसे हम इससे डील करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस. राइट, सो अब हमने कहा यहाँ पर अभी हमने पॉपुलेशन पढ़ी थी दैट dn by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n into k minus n by k. Right, where this k minus n by k, right,
कंप्लीट आपका एक सेकेंड इक्वल्स टू एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का फैक्टर है, वेयर इज K इज द कैरिंग कैपेसिटी. करेक्ट, राइट. अब अगर मैं इसको स्टेट करूं तो आई कैन राइट dn by dt equals to Rn into K minus n by K. ये इक्वेशन आ गई मेरे पास. मीन्स इन दिस राइट वी विल से Rn into K minus n by K is environmental resistance with respect to बायोटिक पोटेंशियल. अब आप ऑर्गेनिज्म के बायोटिक पोटेंशियल की बात करो. नाउ टेल मी गाइस व्हाट वाज बायोटिक पोटेंशियल. फटाफट से स्टेट करो बायोटिक पोटेंशियल क्या था क्विकली. हाउ विल यू डिफाइन मी बायोटिक पोटेंशियल. लास्ट टाइम किया था हमने. देन ओनली आई गेट टू नो कि कितना याद है लास्ट टाइम वाला. Very good. Intrinsic rate of the natural increase. Have we written it as B minus D? Right. Birth rate minus death rate की फॉर्म में लिखा था हमने इसको. Right. So with respect to biotic potential, इतना environmental resistance है. This equation is called as Verhulst-Pearl logistic equation. इस equation को हम नाम देते हैं इस तरीके से. वेरी गुड. दैट्स बी माइनस डी. एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट. अब अगर इसी को मैं एक ऑन अ ग्राफ अगर इसको कोट करूं, नाउ ऑन अ ग्राफ इफ आई विल कोट इट, आई विल से इनिशियली पॉपुलेशन इज n नॉट, इंक्रीज हुई, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई. इट विल रीच अ पॉइंट जहां पर वो मैक्सिमम जा चुकी है, दैट इज nt. Then after little bit deceleration will move to the stationary phase, क्योंकि यही लिमिट किसके इक्वल है, K की. That is carrying capacity. Right. So on that account, if we will say over here, तो ये हमारे पास फेज कौन सी हो गई बेटा, लैग फेज. ये हमारे पास कौन सी हो गई, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज. This is called as stationary phase, right? And can I name this curve as a S-shaped curve? Correct. Along with this, sigmoid curve, or we can name it as a logistic growth curve. Clear everyone? Curve समझ आया? Right. So on that account we will say this is with respect to time. Population density. Completed यहाँ तक? Right. अब मैं इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स पूछूंगी, मुझे फटाफट से आंसर मिलता चला जाए. मैम लॉजिस्टिक इक्वेशन क्या लिखा है? कौन सा बच्चे? Verhulst-Pearl logistic equation. नाम है साइंटिस्ट का, Verhulst, VERHULST, Pearl, PEARL, logistic equation. When n is less than k, population is under which phase and which type of growth? Quickly. When n is less than k. क्या होगा हमारे पास? पॉपुलेशन किस ग्रोथ को या किस सिचुएशन को फॉलो कर रहा होगा? किस फेज में होगा? डिक्लाइन. ओके. एक्सपोनेंशियल. ओके मयंक. डिक्लाइन.
नाउ जब n की वैल्यू k से कम है, इसका मतलब k तक पहुंच सकता है ना, k इज द मैक्सिमम थिंग ना बेटा, जहां तक जा सकता है। अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब वो किस में लाई कर रहा होगा, तो पॉपुलेशन इज लाइंग इन द लॉग और exponential phase, means population is showing expanding or called accelerating phase. याद रहेगा ये point, right? When n is less than k, population is under log or exponential phase, that's expanding or accelerating phase. अब बताओ अब क्या होगा? Very good, Mayank. That is what we say constant. Population is under the stationary or asymptote phase. Spelling एक बार फिर से। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट, एवरीवन अंडरस्टूड? अच्छा, कभी ऐसा पॉसिबल है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन k हो, और अगर हुआ तो क्या कंडीशन होगी पॉपुलेशन ग्रोथ की? व्हेन n इज ग्रेटर देन k, डिक्लाइनिंग, वेरी गुड, राइट, ओवर क्राउडिंग, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो इफ then population राइट, पॉपुलेशन साइज हमारे पास, पेन को क्या हो गया, डिक्लाइंस, डिक्लाइनिंग ग्रोथ। अभी हम किस फेज में, वेट धनंजय बताती हूँ, ठीक है? Now this is also referred as asymptote phase, इसे हम नाम देते हैं बेसिकली, सॉरी asymptote नहीं, अगेन स्टेबल नहीं बच्चे, डिक्लाइनिंग फेज में अगर पॉपुलेशन जा चुकी है, देन देयर इज नो चांस ऑफ गेनिंग बैक, वापस आने के चांस नहीं है, राइट, देयर इज नो चांस ऑफ गेनिंग बैक, वापस आने की कोई चांस नहीं है, ओनली population get evolved, बची हुई पॉपुलेशन सिर्फ इवॉल्व हो जाती है, ठीक है, राइट। व्हाट्स एन? एन इज सुष्मिता पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा, ओके। ना इवोल्यूशन सब पढ़ चुके हैं, आंसर देंगे मुझे धीरे धीरे। व्हेन आई विल से, लेट अस सपोज इफ आई विल से वन थिंग, कि मेरे पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आ गया, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, एनवायरमेंट में अब ग्रो नहीं कर सकती पॉपुलेशन,
अगर उस एक्सपैंडिंग एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पा रही है तो अब पॉपुलेशन किस में चली गई है, डिक्लाइनिंग फेज में चली गई है. एंड वंस द पॉपुलेशन मूव इनटू द डिक्लाइनिंग फेज के एन के नंबर केसेस ज्यादा हो चुके हैं, मतलब उस एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में वो बिल्कुल फिनिश्ड है, राइट. तो अब वहां पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होने के लिए इट शुड शो द एडाप्टेशन टू कम अप टू द स्टेशनरी फेज. And if it has to show the adaptations, means that adaptations will lead to the process of the speciation, and that speciation will go for the evolution. That's why there is no chance of reback of that same population, right? There is somewhat evolution will be happening, right? जिसकी वजह से कुछ ना कुछ changes उस species में जरूर होंगे. अब समझ आया सबको point, right? यही तो genetic drift का भी concept होता है, right? यही तो main concept होता है कि evolution हमारे पास किस तरीके से होगा, right? Exactly that. बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन यही है ना कि जो हमारे पास बहुत अच्छे से वहां पर सर्वाइव करने लायक होगा, जो उस रेजिस्टेंस को भी कोप अप कर पाएगा, वो तो सर्वाइव कर जाएगा, एल्स बाकी के सारे मेंबर मेरे पास क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट. तो दिस इज व्हाट वी स्टेट ओवर हियर एज द होल पार्ट फॉर दिस कंप्लीट आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ, राइट. उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर कंप्लीट वी विल से एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. अब एक प्रोसेस यहाँ पर स्टेट करूंगी इसमें आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर होंगी. देयर इज अ वन प्रोसेस गाइस व्हिच इज कॉल्ड एज सक्सेशन. जनरली हमारे पास व्हाई इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देयर इज नो स्पेस. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद आती है बेटा अंकुर. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का तो मतलब है ना कि पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, राइट. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है तो उस टाइम उसे स्टेशनरी फेज में जाने की क्या जरूरत है. पॉपुलेशन जब एक्सपोनेंशियल फेज में है तो उसके जैसे कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल आ गया, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फिनिश हो गई उसकी. इट विल जस्ट गो टू दी स्टेशनरी फेज. देन अब समझ आया पॉइंट बच्चे, वो डायरेक्टली स्टेशनरी फेज में चला जाएगा, ठीक है, राइट. तो उसके बेसिस पे आप डिफाइन करते हो. कंप्लीटेड यहाँ तक, राइट. यस गाइस, नाउ देयर इज बीइंग द वन प्रोसेस गाइस सक्सेशन. सक्सेशन का क्या मतलब होता है? सक्सेशन का सिंपल मीनिंग है कि लेट अस सपोज देयर इज अ बेयर एरिया, अ बैरन लैंड. एक बैरन लैंड है जहाँ कभी कोई वेजिटेशन नहीं हुआ था, राइट. देयर इज अ बेयर एरिया. अब बेयर एरिया पे अनप्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट है. अनप्रिडिक्टेड का मतलब इट हैव द अनलिमिटेड रिसोर्सेस, राइट. रिसोर्सेज अनलिमिटेड है. अब इस बेयर एरिया पे जब अनप्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट और लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, राइट. अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, फाइन फाइन, अब वही समझा रही हूँ बेटा, उसी को देखो अंकुर. देखो अब हमने कहा बेयर एरिया पे अनप्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट है. यहाँ पर मैंने, राइट, किसी नई एक कम्युनिटी का, राइट, कोई ऑर्गेनिज्म आके मेरे पास यहाँ पर सर्वाइव होने स्टार्ट हुआ, राइट. जब ऑर्गेनिज्म आके यहाँ पर मेरे पास सर्वाइव होने स्टार्ट हुए तो आई विल जस्ट से वन थिंग कि इस बेयर एरिया पे मैंने क्या कराया, जर्मिनेशन कराया. देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड जर्मिनेशन, एंड आपका यहाँ पर आ गई दैट्स द वन व्हिच इज कॉल्ड एज द कम्युनिटी वन. कम्युनिटी वन ओवरग्रो एट दैट पॉइंट, राइट, एंड देन गो फॉर द इवोल्यूशन. ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड. नाउ अब लिमिटेड रिसोर्सेज आ चुके हैं, तो इवोल्यूशन होने की वजह से ये मेरे पास अब कम्युनिटी वन से इट गेट मूव ऑन टू दी कम्युनिटी टू. ये कम्युनिटी वन से कम्युनिटी टू पे जा चुके हैं. नाउ दिस कम्युनिटी टू इज ग्रोइंग इन दी लिमिटेड प्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट. नाउ अब ये लिमिटेड प्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट में, एंड देन इट विल गो इवॉल्व, develop and form community 3, right. So on that account, if we will state over here, right, we will say from this to this कौन सी ग्रोथ फॉलो हो रही है बेटा? exponential growth. But from this to this we are following the लॉजिस्टिक ग्रोथ, राइट. तो एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ गया, एक हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ आ गया. अब क्लियर हुआ, राइट. तो इसी वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जब चल रहा होता है तब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं. जैसे वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज खत्म होने वाले होते हैं उसी टाइम पे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर रहा होता है. इवॉल्व करते करते वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करता है अच्छे से, और जे शेप कर्व ना लगे वो फटाफट से वहां से एलिमिनेट हो जाता है. And community 1 will change into the community 2. That's why there is no stationary phase which was being found. Right. फिर evolution होते होते आगे की तरफ बढ़ता है and move to the logistic growth. अब समझ आया point?
क्लियर बेटा? राइट अंकुर, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? अब समझ आया कि हम कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ? राइट, अब इसी के ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे, क्या नहीं क्लियर हुआ अंकुर? राइट, देखो अब मैं अभी इसमें एक एग्जांपल, आपको भी मैंने पढ़ाया नहीं है सक्सेशन, इसलिए मैं दे नहीं रही वो एग्जांपल। चलो राइट, लेट मी स्टेट एन एग्जांपल। आई विल से वन थिंग कि मैंने ये एग्जांपल मान लो लिया कि एक बेयर एरिया है, बेयर एरिया पे अनप्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट का मतलब इवन सॉइल भी नहीं है, आई डोंट नो व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग प्रेजेंट। सबसे पहले वहां पर डेवलपमेंट हुई लाइकेन की, राइट, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइकेन विल डेवलप ओवर देयर। अब लाइकेन अगर सबसे पहले वहां पर डेवलप हुआ है तो लाइकेन ने सबसे पहले डेवलप होकर उस एरिया को चेंज कर दिया, वेदरिंग वहां पर स्टार्ट की। तो अब वेदरिंग वहां स्टार्ट हो रही है, तो लाइकेन वहां ग्रो कर रहा है, क्योंकि लाइकेन बायोलॉजिकल वेदरिंग करने के लिए रॉक्स पे ग्रो करता है। ग्रो करते 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 उससे फाइनली डेवलपमेंट किसकी कर दिया हमारे पास, राइट, टू अ सॉइल वाले एरिया पे सॉइल की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, जहां पर आके मॉसेस ने डेवलप करना शुरू किया। तो कम्युनिटी वन ने इवॉल्व किया, लाइकेन की पॉपुलेशन धीरे 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 डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, स्टेशनरी पे नहीं गया, डिक्लाइन हो गया, क्योंकि इवॉल्व होकर चेंज किसमें हो गया, मॉसेस में। राइट, अब जो मॉसेस आ गए मेरे पास, वो उस एरिया में जिन्होंने आगे और वेदरिंग का प्रोसेस बढ़ाया, धीरे धीरे और अडॉप्ट हुए। अभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, अभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बड़े अच्छे से चल रही थी। राइट, नाउ मॉसेस विल गेट रिप्लेस्ड बाय दीज हर्ब्स एंड श्रब्स फॉर द एंजियोस्पर्म्स। राइट, जब वो मेंबर्स आए इवॉल्व होने के बाद, तो अब रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड हो चुके थे, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी आके उस जगह को इन्वेड कर चुके थे। राइट, तो अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, तो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली किस में एंटर कर गया, लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। राइट, तो हमने ये कहा कि पहले ऑर्गेनिज्म ने जो एकदम डिक्लाइन शो किया ना, उस टाइम वो कौन सी ग्रोथ शो कर रहा है, जे शेप ग्रोथ। राइट, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को सेटल अप, उसी ऑर्गेनिज्म ने सेटल अप करके आगे की तरफ प्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो करना शुरू किया, तो उसी को आपने नाम दे दिया लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म पहले एक्सपोनेंशियल शो कर रहा था, राइट, फिर सेटल होने के बाद उसने लॉजिस्टिक ग्रोथ को शो किया। अब क्लियर हुआ पॉइंट? राइट, तो इसी वजह से हम कहते हैं, जैसे एक पेट्री डिश में मैंने बैक्टीरियल कल्चर को लिया, तो बैक्टीरियल कल्चर इनिशियली तो बहुत ज्यादा हायर नंबर की ग्रोथ को शो करता है। अब वो बहुत ज्यादा हायर नंबर के जो ग्रोथ को जो उसके ऊपर शो कर रहा है, वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वहां पर वो क्या शो कर रहा है, एज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रहा है। राइट, लेकिन अगर वहीं पर मैं कहूँ धीरे धीरे उसके नंबर वहां से खत्म होने लग गए, कुछ मेंबर्स वो नेचुरली सेलेक्ट होके जो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते थे, आगे कम रिसोर्सेज पे भी ग्रो कर सकते थे, वो सेलेक्ट हो गए। बाकी के मेंबर बिल्कुल खत्म हो गए, जीरो पे नहीं जाएंगे, खत्म हो गए मेरे पास। जो बच्चे कुछ एक आध मेंबर थे, इन्होंने डेवलप करके ग्रो करना शुरू किया, और ग्रो करते करते ऑटोमेटिकली एक नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कर दी। नए ऑर्गेनिज्म का मतलब अपनी नई स्पीशीज, अपनी नई पॉपुलेशन को फॉर्म कर दिया एडाप्टेशंस की वजह से, एंड देन दैट विल फॉलो द कंप्लीट लॉजिस्टिक। अब समझ आया पॉइंट? क्लियर बच्चा? राइट, सो दिस इज व्हाट वी स्टेट ओवर हियर। राइट, कि हमने कहा एक ही ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक करता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ज्यादा टाइम तक के लिए तो वैसे भी नहीं रह सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के लिए आपके पास अनप्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होना जरूरी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव द कंप्लीट अनलिमिटेड रिसोर्सेज एट अ स्पेस। राइट, जो कि इतने जल्दी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास उसी एरिया में पॉसिबल है जहां पर उस एरिया पे कोई और ऑर्गेनिज्म है नहीं। लेकिन अगर कोई और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उस पे तो ये कंडीशन वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब समझ आ गया पॉइंट? अंडरस्टूड? यस बच्चे, राइट, तो क्लियर है ग्रोथ मॉडल? कोई और डाउट किसी को इससे रिलेटेड? डन, चलो अब आ जाते हैं डार्विन्स फिटनेस मॉडल और हाइपोथेसिस। अब डार्विन ने कहा पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है, और हम ये जानते हैं कि दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज द रियलिस्टिक मॉडल। राइट, हम जानते हैं कैरिंग कैपेसिटी क्या है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। राइट, तो डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जहां पर हो रहा है, राइट, तो उसी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बेसिस पे एक हाइपोथेसिस उन्होंने दी कि ऑर्गेनिज्म अगर बहुत नहीं, थर्ड मॉडल नहीं है बेटा, मॉडल या फिनिश, राइट, दैट्स अ न्यू हेडिंग, एक हाइपोथेसिस है एक तरीके का। राइट, तो डार्विन फिटनेस मॉडल और हाइपोथेसिस। राइट, इस हाइपोथेसिस के हिसाब से ये कहा गया कि जब ऑर्गेनिज्म आपके नंबर को इंक्रीज करते हैं, तो वो दो पैरामीटर्स को सोच के अपने नंबर को बढ़ाते हैं। The one parameter is either, right, they have the breeding habits like that,
and the another is a number and size of offspring. इसका मतलब whenever the organisms are being planning, right, तो उस टाइम पे हमें कहते हैं कि वो ये दो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ताकि अपने आप को अच्छे से इवॉल्व कर सके और नेचुरली सेलेक्ट भी हो सके. That's the first one is called as the breeding habit, and the second is the number and the size of the offspring. अब कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा हमें अर्थ पे ऐसे मिलते हैं जो ब्रीड करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, राइट, दे ब्रीड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार ब्रीडिंग करते हैं, राइट, बहुत बार आपके यहाँ पर ब्रीडिंग मीन्स नंबर ऑफ टाइम सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन करते हैं, राइट, बट सम, राइट, आर लाइक ह्यूमन, दे आर बीइंग द वन जो ब्रीड करते हैं मिनिमम, राइट, कम विद रिस्पेक्ट टू दी अदर, जिनकी ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास कम है, राइट. अब हमने कहा जो बहुत बार ब्रीड करते हैं ऑर्गेनिज्म, राइट, वो ऑर्गेनिज्म में जनरली, right, the organisms generally, right, will produce, right, the large number of offspring, but the offspring are of the small size, छोटे छोटे साइज के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म ब्रीड करते हैं कम टाइम के लिए, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स लार्ज साइज के कम नंबर में, राइट, ताकि पॉपुलेशन को मॉनिटर कर सके, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को मॉनिटर कर सके और अपनी रिप्रोडक्टिवली फिट स्पीशी को फॉर्म कर सके. That explains the Darwin fitness model or hypothesis. Got this point, everyone? Right, clear? तो Darwin fitness model ने कहा कि selection हम organism का कैसे करेंगे? तो हमने कहा selection of organism and its growth is done on the basis of two parameters. दो parameters के basis पे. कौन कौन से parameters बताए? One is the breeding habit and the second one, इसका nib change करने वाला हो गया पेन का. Right, the second one is basically size and number of offsprings, right? तो हमने कहा यहाँ पर ब्रीडिंग हैबिट के बेसिस पे, राइट, वन आर दी एक सेकेंड. चल क्यों नहीं रही आज, मैंगो क्यों जा रहा है बार बार. Okay, everyone. Right. So one we will say the frequent breeders, right, and another one called as the seasonal breeders, जो एक particular season में breed करते हैं. क्या लेके चलेंगे इसके अंदर? साइज एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग में
Just give me a sec guys. एक बार मैं जरा इसके निप चेंज करूं क्योंकि लिख ही नहीं पा रहा। एक मिनट रुकना बस, फिर फिटनेस मॉडल को खत्म करते हैं। Okay, Evan. So हमने breeding habit के basis पे कहा, one is the frequent breeders and others the seasonal breeders. Then the size and the number of offsprings as small size and the large number of offsprings, and another one as the large size and small number of offsprings. Right, got this point everyone? Right, तो ये दो पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन और उसके ग्रोथ का सिलेक्शन करेंगे। राइट, अब इन्हीं दो पैरामीटर्स, अभी ज्यादा भी क्लियर नहीं हुआ होगा, इन दो पैरामीटर्स के बेसिस पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेक्शन मॉडल्स। अब ये सिलेक्शन मॉडल क्या है? अब वो अच्छा सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? लैग तो नहीं है ना राइटिंग में? One is called as the R selection model. एक हमने कहा R selection model. R selection model का मतलब राइट हमने डिफाइन किया, selection model followed by organism growing in unpredicted environment. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अनप्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो सिलेक्शन मॉडल है उसे हम कहते हैं आर सिलेक्शन मॉडल। राइट, इसका मतलब राइट ऐसा हमारे पास मॉडल जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेस एंड स्पेस, उस जगह पे जो हमारे पास मॉडल सिलेक्शन होगा वो मॉडल सिलेक्शन क्या कहलाया जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज दी आर सिलेक्शन मॉडल। अब ये आर सिलेक्शन मॉडल जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करेंगे बेटा, जो अपने नंबर्स को बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं, दे शुड शो हाई बर्थ रेट। इनका बर्थ रेट बहुत ही ज्यादा होगा। बर्थ रेट ज्यादा होने के साथ साथ दे ऑल्सो हैव दी हाई फिकंडिटी। फिकंडिटी का मतलब ability to produce offsprings, that is reproductive potentials. Right, तो fecundity ज्यादा, birth rate ज्यादा, generation time short कर दूं बेटा? अगर generation time short है तो ऑफस्प्रिंग के नंबर ज्यादा या कम? फटाफट से। If they have the short generation time, number of offspring will be large or more?
More, Yes, more. Very good. Right. So production of large number of मैम सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? fecundity. FECUNDITY. Right, DITY. Right, clear? Right, तो on that basis, इन 4 factors के basis पे क्या मैं कह सकती हूँ कि ऑर्गेनिज्म को मैं आर सिलेक्शन मॉडल में कह दूं, क्योंकि आर सिलेक्शन यही कहता है ना कि एक्सपोनेंशियली ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज करना है, तो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, राइट, जनरेशन टाइम कम होगा, फेकंडिटी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगा, और उसी के साथ साथ हमारे पास का बॉडी साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल बॉडी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम, बॉडी साइज भी कम, ताकि बड़े अच्छे से ग्रो कर सके विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब समझ आया पॉइंट सबको? लेकिन अगर बेटा मैं आपसे कहूं, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है मेरे पास आर सिलेक्शन नहीं, के सिलेक्शन मॉडल को, अब मुझे समझाओ, के सिलेक्शन मॉडल को फॉलो करने वाला ऑर्गेनिज्म प्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा होगा या अनप्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा होगा? The organism कैसे grow करेगा मेरे पास? Is it growing in the predicted environment or the unpredicted environment if following the K selection? Yes, exactly सान्या, राइट, तभी हमने कहा ना शॉर्ट स्मॉल बॉडी साइज है, तो इसका मतलब इनका पीरियड भी कम रहेगा, जिसकी वजह से ज्यादा जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, राइट, प्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा द सिलेक्शन मॉडल followed by organism growing in predicted environment under the control of environmental resistance। क्या environmental resistance के अंडर कंट्रोल काम करेगा? and carrying capacity। now tell me, birth rate ज्यादा या कम? high birth rate or low birth rate? low, very good, तो low birth rate हो गया। उसी के साथ साथ फेकंडिटी भी लो हो गई, जनरेशन टाइम नेक्स्ट, प्रोडक्शन किसकी होगी? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? हाँ जी बेटा, दोनों चीजें क्लियर हो गई, आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, दोनों मॉडल, पॉपुलेशन पूरा, ग्रोथ कर्व्स एंड एवरीथिंग, यस, डन है यहाँ तक सबको अच्छे से, राइट। नी 2018 क्वेश्चन वाज ऑन द आर सिलेक्शन, राइट। तो अब मुझे ये बता दो फटाफट से, आर सिलेक्शन मॉडल इज बेस्ड ऑन द बायोटिक पोटेंशियल और द कैरिंग कैपेसिटी? आर सिलेक्शन मॉडल इज बेस्ड ऑन बायोटिक पोटेंशियल और द कैरिंग कैपेसिटी? R selection, Sanya. Biotic potential, very good, great, right. So it is being based on the biotic potential.
बच्चे जब हमारे पास आर सिलेक्शन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फॉलो कर रहा है तो उससे तो पॉइंट है ना कि बायोटिक पोटेंशियल पे बेस्ड है, राइट। लेकिन वहीं पर हमारे पास के सिलेक्शन किसके ऊपर बेस्ड है? कैरिंग कैपेसिटी एंड बायोटिक पोटेंशियल, सिर्फ कैरिंग कैपेसिटी नहीं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी तो एक एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को पोज करेगा, उसके बेसिस पे क्या बायोटिक पोटेंशियल सेट करते हैं वो होगा ना हमारे पास। तो कैरिंग कैपेसिटी एंड बायोटिक पोटेंशियल, याद रहेगा ये पॉइंट। अंडरस्टूड टिल हियर, राइट। सो दिस इज वेयर वी वाइंड अप विद द पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे आपका फिनिश होता है। एवरीवन डन? किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड बच्चे? पॉपुलेशन से रिलेटेड कंप्लीटेड है? तो फटाफट से एनसीईआरटी के 2-3 पॉइंट्स देखते हैं एंड देन उसके बाद आपका इंडिविजुअल से ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। नाउ सी एवरीवन, राइट, हमने कहा पॉपुलेशन इज बीइंग द वन, राइट, जो हम कहते हैं मेड अप ऑफ द, अच्छा, इज इट कंप्राइजिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज और द डिफरेंट स्पीशीज? Population comprises of the organism belonging to the same species or different species? Same species. Very good. Can I say it's a monospecific group? Clear? Right, yes. So we will say on that basis. अब हमने कहा है यहाँ पर population ecology is an important area because it links ecology to the population genetics and evolution. ये इससे basically link करते हैं, right? इसीलिए हम यहाँ पर population ecology सबसे mainly पढ़ते हैं, majorly पढ़ते हैं। हमने कहा population के बाद कुछ specific attributes हैं, राइट, जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं कैरी करता। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, बर्थ और डेथ इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, व्हाइल द पॉपुलेशन विल शो द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। पॉपुलेशन किसको शो करता है? बर्थ रेट और डेथ रेट को। वहीं एक इंडिविजुअल किसको शो करता है? बर्थ एंड डेथ को, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है अच्छे से, राइट। उसी के साथ इन पॉपुलेशन द रेट्स रेफर टू द पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ, कितना पर कैपिटा बर्थ और डेथ हुआ उसके हिसाब से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तब हम इसको डिफाइन करते हैं एज अ बर्थ रेट और डेथ रेट, राइट। तब हमने ये वाला एग्जांपल बेसिकली किया था इसमें। अनदर एट्रीब्यूट इज बीइंग द सेक्स रेशियो, राइट, कि मेल और फीमेल क्या प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर, right? So if but a population has a complete, an individual is either a male or female, but a population has a sex ratio at the time, right? फिर उसके बाद हमने different ages पे बनाए थे age pyramid। फटाफट से मुझे बता दो, right? If a population is expanding in nature, right? If a population is expanding in nature, right, and that scenario the population is following the bell shape, right, or the urn shape or the triangular shape, कौन सा shape का age pyramid बनेगा उस time पे, right? जब population हमारे पास expanding है quickly, triangular shape, very good, triangular shape, right। तो हमने कहा यहाँ पर on that basis हम age pyramid को plot करते हैं, right। तो हम यहाँ define करेंगे कि whether it is growing, being stable or declining in nature, right। तो हम यहाँ पर इसका triangular bell shape और urn shape इसको define करते हैं, right, बिल्कुल। उसी के साथ साथ हमने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर स्टेट किया, राइट, कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर हमने क्या कहा था? साइज इन द नेचर कुड बी लो एज लेस देन 10 or go in the million also. Population size technically which is called as the population density. Population size को हम technically नाम क्या देते हैं? Population density। तो एन अभी मुझसे कोई पूछ रहा था population density को कहते हैं बेटा, राइट। तो इसमें हम यहाँ पर देखो, इसमें although the total number, ये लाइन मुझसे किसी ने पूछी भी थी, is generally the most appropriate measure of population density, but it is in some cases either meaningless or difficult to determine। इसे पूरी लाइन पढ़नी है, राइट। तो जहाँ पर आप banyan tree की जैसे बात करोगे, जहाँ आपको पता है जिसका बायोमास ज्यादा है, वहाँ पर आप ये लेके नहीं करोगे, राइट। You will take that complete की biomass, hence in some cases, right, the percentage cover or the biomass is a more meaningful measure of the population density, right। The total number is again not an easy adaptable measure, rather population density is being an adaptable measure। otherwise आप क्या ले सकते हो? relative density को भी study कर सकते हो, absolute population density और relative density जो हमने last time formulas quote किए थे इससे related, right। उसी के साथ population size without actually counting them or seeing them, like the tiger census in the national park, tiger reserve, pug mark and the fecal pallets के basis पे हम करते हैं,
राइट फिर अब हमने कहा पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमने ये फैक्टर्स पढ़े, नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन इमाइग्रेशन बेटा डिपेंड करता है, जहां हम अब सेम स्पीशीज का पढ़ेंगे, राइट लेकिन उसी स्पीशीज के मेंबर का रिसोर्सेज के बेसिस पे पढ़ेंगे, ऑन द बेस ऑफ रिसोर्सेज वी ले डाउन दिस फाउंडेशन, राइट फिर हमने कहा यहाँ पर इमिग्रेशन इमाइग्रेशन का अगर देखा जाए तो ये कर्व लास्ट टाइम मैंने ही बनाया था, आपको याद हो तो, नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन का, जहां हमने फॉर्मूला भी कोट किया था, राइट हमने कहा था पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी जैसे ही हमारे पास बी प्लस डी की वैल्यू, राइट बी प्लस आई की वैल्यू सॉरी डी प्लस ई से जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, राइट सो ऑन दैट अकाउंट वी विल से राइट कि हमारे पास पॉपुलेशन किस में एक्सपैंडिंग में है यहाँ पर, राइट तो अब इसी के अंदर देखना, अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द अदर फैक्टर अज्यूम अंडर द स्पेशल कंडीशन। तो ये दोनों बर्थ और डेथ रेट की बात कर रहे हैं, ये बर्थ और डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैम यहाँ तो बर्थ और डेथ लिखा हुआ है तो हम इसको लेके चलते हैं क्या, नो वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट राइट बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हम बर्थ रेट और डेथ रेट को लेके चलते हैं, राइट तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स है जो अच्छे से ध्यान रखने। फिर उसी के बाद आपका ग्रोथ मॉडल का कंसेप्ट आ गया, राइट तो ग्रोथ मॉडल के अंदर ये वैल्यूज ध्यान रखनी है, dn by dt इक्वल्स टू आर एन के इक्वल जो होता है हमारे पास, राइट वहीं वहीं पर आर की वैल्यू के बारे में, राइट इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, आर का मैग्नीट्यूड फिक्स हम लेके चलते हैं जनरली एक पॉपुलेशन के लिए। फिर हमने एस का यहाँ पर पूरी इक्वेशन दे दी जे शेप कर्व की, राइट तो इसमें ही देखो यहाँ पर एनी स्पीशी ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर द अनलिमिटेड रिसोर्सेज कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन द शॉर्ट टाइम। डार्विन शो हाउ स्मॉल ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच एनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स। अगर उसमें से नेगेटिव प्रेशर को हटा दोगे तो ऑब्वियस बात है वो एनवायरमेंट कैसा आपका अनप्रेडिक्टेड एनवायरमेंट है, राइट उसी के बाद हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि व्हेन वी विल मूव टू द एनवायरमेंट व्हिच इज बीइंग सीजन इन नेचर, जहाँ पर आपको पता है कि ये सब केसेस हैं, राइट की पॉपुलेशन कैन डिक्लाइन और इंक्रीज, राइट सो ऑन दैट बेसिस आप इसमें डिफाइन करोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ को, क्योंकि नेचर में एक्चुअल में कोई भी स्पीशी ऐसी नहीं है जिसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल जाए, देयर मस्ट बी द कंपटीशन, और वो कंपटीशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिज्म आराम से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, right so competition between them, the limited resources, especially the fittest individual will survive and reproduce, right तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर डिफाइन किया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बेसिस पे इसका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को विद दिस इक्वेशन, राइट जो कैरिंग कैपेसिटी वगैरह के बेसिस पे है, राइट जहाँ हमने कहा सिंस द रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग, राइट बट द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड टू बी द मोर रियलिस्टिक मॉडल। क्लियर, राइट अब उसी के साथ साथ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, राइट जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है हमारे पास उसी में हमने कहा यहाँ पर देखो, राइट कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरियाज है, कैसे सिलेक्शन होता है, राइट तो यहीं पर लाइंस ध्यान से देखना है इसके अंदर, पर्टिकुलर सेट ऑफ द सिलेक्शन प्रेशर इवॉल्व टुवर्ड्स द एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, एग्जांपल याद रखना पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, बैम्बू याद है मोनोकार्पिक प्लांट्स, रिमेंबर एवरीवन, और कोई एग्जांपल देना मोनोकार्पिक का इसके अलावा, any example for the monocarpic plant? Right, right बिल्कुल ठीक है, can I say all annuals and biennials as well? Annuals and biennials को भी रख सकती हूँ, right नीला खुरंजी, नीलगिरी नहीं, right ठीक है, राइट तो उसी के साथ साथ अदर ब्रीड मेनी टाइम्स, राइट वो जो मेनी टाइम्स वाले वो बर्ड्स और मैमल्स हो गए, सम प्रोड्यूसर्स द स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग लाइक ऑयस्टर आपका पेलागी फिश, राइट व्हाइल अदर स्मॉल नंबर ऑफ द लार्ज साइज लाइक द बर्ड्स इन द मैमल्स, राइट तो इसी में भी यहीं पर देखो यहाँ पर evolution of life history trade in the different species currently an important area of research being conducted कि किस तरीके से population growth को हमारे पास इफेक्ट करेंगे, राइट कंप्लीटेड यहाँ तक बचा, इकोलॉजी का पहला पार्ट सबको क्लियर हो चुका है, right that is what we have talked about the whole population, second से start कर दूं, right good, तो let's talk about the next part which is being defined strawbulance, इसको ध्यान है बिल्कुल, right that's a नीला खुरंजी, right तो moving to the next one that is we are going to talk about the population now, population से start करेंगे, okay guys now moving to population sorry individual, right organism से start करेंगे, तो organism पे आ जाते हैं, right so going to start with the part which is for the organism or individual, अब ये organism और individual का क्या concept है ये सबसे पहले आप कोट करेंगे,
हो गया कार्टेज? Okay, when am I audible now? Yes, ma'am. Fine. Okay. अच्छा, फटाफट से मुझे हैबिटेट स्टेट करो. हैबिटेट क्या होता है? जल्दी से. State me about the habitat. How will you define habitat? अगर define करना हो तो कैसे define करा जाएगा habitat को? Habitat क्या होता है? कैसे हम इसको state कर सकते हैं? Simple है. Can I say, guys, habitat is a place where an organism survive? Right. Is it comprising of the specific, all the set of the conditions, right, which allow the organism to grow and nurture? Yes, guys. Right. Completed now. Right. So on that basis, we can state it. बिल्कुल. Adapted region. Exactly. Right. The place where organism find the shelter. बिल्कुल ठीक है. Right. तो उसके basis पे हम ये define करते हैं. हाँ, मैं share कर रही हूँ बेटा screen. I know that. Right. Share screen is not visible. Just wait बच्चे. राइट. हाँ जी. तो अब हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया कि ऑन दैट ग्राउंड अगर हम इसमें देखते हैं तो हमने कहा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो हमें मिल रहे हैं, राइट, वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो रह रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें सबके सब, अब शेयर स्क्रीन विजिबल है सबको, राइट, ऑल द पॉसिबल कंडीशंस आर बीइंग प्रेजेंट, द ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइविंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, राइट. ओके, नाउ सी, हैबिटेट इज द प्लेस ऑफ best environmental conditions where an organism survive, can utilize maximum resources को utilize कर सकते हैं, and also can show maximum growth. Is this fine everyone? Habitat समझ आया? Right. अब habitat के जैसे ही हम एक यहाँ देखेंगे which is called as ecological niche. क्या होता है ये? कभी सुना है इसका नाम? Any one of you heard about it? Ecological niche, right? Ecological niche spell out करते हैं इसको. S की sound आती है बीच में, ठीक है? Ecological niche is the functional zone of habitat occupied by an organism. एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो फंक्शनल जोन है जो ऑक्यूपाई की है उसे हम इकोलॉजिकल नीश का नाम देते हैं. एक सिंपल सा कंसेप्ट अगर स्टेट करूँ इसमें, राइट, इफ आई विल से ओवर हियर, राइट, कि मेरे पास एक पूरे हैबिटेट के अंदर कि क्या उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल है उसको समझना, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीश. अब फंक्शनल रोल का मीनिंग क्या होता है पहले तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा. तो हमने कहा द फंक्शनल रोल सिंपली मीन्स that is, let us suppose ये एक मैंने हैबिटेट लिया, ठीक है? अब इसी हैबिटेट के अंदर I talk about the bacteria A and bacteria B. Fine. अब ये दोनों बैक्टीरिया सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, राइट? तो हमने कहा बोथ बैक्टीरिया सर्वाइव इन सेम हैबिटेट, ठीक है? एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं. बट दिस बैक्टीरिया ए इज वर्किंग एज अ decomposer. This bacteria B
is working as a disease causing pathogen. Now tell me guys, is the functional role same or different? Yes everyone, functional role same है या different है? But show, क्या show कर रहे हैं हमारे पास? Different functional role. Right, different functional role na. One is working as a decomposer, another is working as a disease causing pathogen, right? So both are having the different roles. That's why they both, that zone, that functional zone is recognizing there as the ecological niche. उसे हम ecological niche का नाम देते हैं. इसका मतलब जैसे कि अभी हमारी क्लास चल रही है, like we are in a virtual room. Let's have a simple example. We all 45 students and me together, we are in a virtual room. इस वर्चुअल रूम में हम सबके सब बैठे हुए, यू आर प्लेइंग अ रोल दैट इज अ स्टूडेंट, राइट, एंड आई एम प्लेइंग अ रोल एज अ टीचर, right? So we all are sharing the same habitat for this 1.5 hour, but still we we all people are going to have the different functional role, right? That is why we are sharing a different ecological niche but in a same habitat. You all are, your family, every member is living right in a same home, but at the same time, राइट, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व, तो हमने कहा यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं हमारे पास, वो सभी मेंबर्स हमारे पास क्या शेयर कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल रोल को शेयर कर रहे हैं हर एक मेंबर का, लाइक वन बीइंग अ पेरेंट, वन बीइंग अ चाइल्ड, वन बीइंग अ सिस्टर, वन बीइंग अ ब्रदर, राइट? तो हर एक का इकोलॉजिकल, हर एक का उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रोल अलग है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल नीश. समझ आया पॉइंट? तो अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन कहूँ तो आई कैन से हैबिटेट इज द ऑर्गेनिज्म एड्रेस, राइट? niche is the role of an organism in that address. मीनिंग समझ आ गया? यस गाइस, ये लाइन सबको क्लियर हुई? दिस इज वन स्टेटमेंट जो पूरी लाइन को क्लियर करेगा, राइट? कि हैबिटेट इज बीइंग डिफाइनिंग द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एड्रेस, कि वो कहाँ पर रह रहे हैं. बट नीश इज व्हाट? नीश इज अ स्पेसिफिक, राइट? वो स्पेसिफिक, उसका एक फंक्शनल जोन है उस हैबिटेट के अंदर, राइट? तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमने कहा उस ऑर्गेनाइजेशन में 100 बंदे काम करते हैं, 100 पीपल इफ बी वर्किंग टुगेदर, तो 100 लोग में वन इज वर्किंग एज अ मैनेजर, वन इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, वन इज वर्किंग एट अनदर पर्टिकुलर कैटेगरी. हर एक का एक एक हायरार्की पे काम कर रहा है. तो वो जो हायरार्की पे काम कर रहे हैं ना, वो उनके इकोलॉजिकल नीश हो गए, राइट? इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट कोट करूँ, राइट, कि एन ऑर्गेनिज्म share place is, बेटा प्लेस तो अंकुर हैबिटेट हो गया ना, उस प्लेस पे उस फंक्शनल रोल को आपने नीश कहा है. एम्प्लॉय होना इज नॉट अ प्लेस ना, एम्प्लॉय होना इज अ फंक्शन, ठीक है? स्टूडेंट होना इज योर रोल, योर जॉब, राइट? तो दैट जॉब इज बेसिकली डिफाइंड एज अ नीश, राइट? डिकम्पोजर होना इज अ जॉब, प्रोड्यूसर होना इज अ जॉब, कंपोजर होना, कंज्यूमर होना इज अ जॉब. तो दैट्स व्हाट वी डिफाइन एज अ इकोलॉजिकल नीश. क्लियर? तो हमने कहा एक ऑर्गेनिज्म स्पेयर स्पेसिफिक नीश in particular habitat such that two organisms belonging to different species cannot share सेम नीश. ये लाइन क्लियर होती है? राइट? एक ही हैबिटेट पे रहने वाले दो ऑर्गेनिज्म एक नीश को शेयर नहीं करते. ये मेरे पास है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सबको याद है, पहले पढ़ते ना 8th 9th में, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर. नाउ एवरीवन टेल मी, ऑर्गेनिज्म ए इधर, ऑर्गेनिज्म बी इधर, ऑर्गेनिज्म सी इधर. Are these three organisms are occupying the same habitat? Yes or no में आंसर करते चले जाना. Are three of them occupy the same habitat? Yes, right? But are the three having the same niche or the different niche? Different. Very good.
different functional role, which is called as the niche. अब समझ आ गया सबको point? Everyone got this point? लेकिन क्या इसका ये मीनिंग है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नीश होगा? क्या एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल नीश शेयर कर सकता है बट इन डिफरेंट हैबिटेट्स? ये पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक अ स्पैरो, right? If I will say sparrow is eating the seed as well and eating the small insectivorous bird as well. When it is being eating the small insectivorous birds, right? Small insectivorous ants वगैरह को कोई खा रहा है, कोई insect को खा रही है, right? तो it is being the one जो basically किसकी तरह वर्क कर रही है? अगर insect को खा रही है तो किसकी तरह काम कर रही है? Secondary consumer, right? लेकिन जब seed को खा रही है तो किसकी तरह काम कर रही है? Primary consumer, right? तो इसका मतलब second point, an organism can have multiple niche in different habitats, but single specific niche in one habitat. Everyone got this line? ये दोनों स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में बहुत आती हैं, राइट? तो क्लियर है ये स्टेटमेंट्स, कंसेप्ट आना है ये वाला अच्छे से? यस. नाउ द नेक्स्ट वन, टू ऑर्गेनिजम्स कैन शेयर सेम नीश but in different habitat. Right? बच्चा, जब हम सानिया इसकी बात करते हैं ना फंक्शन जोन की, राइट? देखो अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ. यू आर हेयर इन द वर्चुअल क्लास, ठीक है? आप ऐसा तो नहीं है कि यू आर स्टूडेंट हियर, तो अभी 1.5 घंटे के लिए आपने अपने घर वालों से कह दिया कि आई एम नॉट योर सिस्टर, आई एम नॉट योर ब्रदर, आई एम नॉट योर चाइल्ड एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, राइट? एट द सेम टाइम, उस टाइम पे यू आर प्लेइंग दैट, वो रोल आप प्ले नहीं कर रहे, उस टाइम पे आप वो रोल प्ले नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं आपने टैग हटा दिया. तो जब मैं एक फूड चेन की बात कर रही हूँ, तो एक फूड चेन एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, उस टाइम पे उस स्पैरो का नीश एक है. एट अनदर टाइम, राइट, वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ हैबिटेट में. वो हैबिटेट का मतलब ये नहीं है कि एक पूरा जंगल ले लिया मैंने. हैबिटेट का मतलब एट दैट स्पेस जहां पर वो है अभी, दैट स्पेस इज कॉल्ड हैबिटेट. उसी पर्टिकुलर पोजीशन में थोड़ा सा स्पेस शिफ्टिंग हुई, हैबिटेट चेंज हो गया, उसमें उसका फंक्शनल जोन भी चेंज हो गया. अब क्लियर हो गया बेटा? अंडरस्टूड? अच्छा, अब मुझे बताओ, द टू ऑर्गेनिज्म कैन शेयर सेम नीश इन डिफरेंट हैबिटेट, राइट? कर सकते हैं. अब मैं बात करती हूँ आउल और कैट की. छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आउल एंड कैट. आउल एंड कैट की अगर मैं बात करूँ तो आउल एंड कैट बोथ आर गोइंग टू बी फीड, राइट? दोनों के दोनों फीड करते हैं, राइट? दैट इज बोथ ऑफ देम आर बीइंग द वन व्हिच एक्ट एज अ, लाइक सपोज कि इंसेक्ट्स पे फीड कर रहे हैं, दोनों का न्यूट्रिएंट सोर्स सेम है, राइट? लेकिन क्या आउल और कैट एक एनवायरनमेंट में रहते हैं? आर दे लिविंग इन द सेम एनवायरनमेंट? आर दे लिविंग इन द सेम हैबिटेट? नो, दे आर लिविंग इन द डिफरेंट हैबिटेट. ठीक है ना, राइट? तो दे आर लिविंग इन द डिफरेंट हैबिटेट. ऑन दैट बेसिस these two organisms are called ecological equivalents. इन्हें हम नाम देते हैं ecological equivalents. That is when the two organisms share the same niche but in the different habitat, we just name them as the ecological equivalents. ये 4 statements दिए मैंने, ये ध्यान रखनी है. Two organisms of same species can say share same niche. नहीं, can और cannot दोनों statement true है अंकुर. कैन और कैन नॉट, राइट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक कंपल्शन नहीं है. ज्यादातर में कैन नॉट होता है, राइट? लेकिन एक कंपल्शन. एग्जांपल लेके चलती हूँ, बैसिलस वल्गैरिस और बैसिलस रेमोसस. बैसिलस वल्गैरिस इज बीइंग द वन व्हिच इज अ decomposer. Bacillus ramosus is being the one which is not a decomposer, right? Which is a complete disease causing organism and also producing ramosin as an antibiotic, right? तो basically दो ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज के नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, लाइक पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम,
both are sharing the same niche in the same habitat, but efficiency are different, right? तो बहुत सारी ऐसी terms हैं, right? आपको तो इतनी डिटेलिंग में जाना नहीं है, इसलिए सिर्फ 4 स्टेटमेंट मैंने खत्म कर दिया, वरना नीच पे तो एक पूरी क्लास हो सकती है, राइट? तो इसी वजह से ये सिर्फ 4 स्टेटमेंट स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। क्लियर एवरीवन? डन है यहाँ तक का पॉइंट? अच्छा, आज आपकी क्लास 30 तक ही है ना, 4:30 तक, राइट? कंप्लीटेड यहाँ तक पॉइंट बच्चे, राइट? सो दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट द हैबिटेट एंड नीश। ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करना है, पॉपुलेशन कंप्लीट कर लेना है। कल अगली क्लास में वी आर गोइंग टू वाइंड अप विद द होल पार्ट ऑफ द योर ऑर्गेनिज्म, राइट? अडेप्टेशंस वगैरह करेंगे, राइट? और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में पॉपुलेशन इंट्रैक्शन करके चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, राइट? कंप्लीटेड यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से डन है, राइट? फाइन. So this is where we are going to wind up the today's session, right? We'll meet you in the coming class. Fine? Okay guys, right? So हाँ बच्चे, एक सेकेंड, टेबल सबकी बन गई है? Everyone completed with the table? मैंने कहा था एक माइक्रोब की टेबल पूरी करनी है। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चा, स्ट्रेप्टोकोकस का। फाइन, right, correct beta, exactly the correct one, right? Good. So done यहाँ तक अच्छे से? Fine. Okay guys, so winding up the session over here, and the rest of the people will just complete the table, right? मैम एट प्रेजेंट हम कौन से फेज में हैं पॉपुलेशन वाले, वो आपने बताया नहीं। हम लॉजिस्टिक में, एक्सपोनेंशियल में तो है ही नहीं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज का स्पेस ही खत्म होता जा रहा है। हम तो लॉजिस्टिक में, और लॉजिस्टिक में भी हम स्टेशनरी की तरफ ही मूव कर रहे हैं। खर्चे बहुत फैले पड़े, ठीक है? ओके डियर।